नमस्कार दोस्तों, आपका प्रदीप की पाठशाला में स्वागत है। आज हम 2 जनवरी 2026 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। आज का पहला आर्टिकल है जो बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों ये। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ना एक कुछ साल पहले ट्रेड डील हुई थी, एक एग्रीमेंट हुआ था। आपको पता ही है इकोनॉमिकली जो कोई भी एग्रीमेंट होता है तो उसका मेन काम यही रहता है कि कैसे व्यापार को बढ़ाया जाए दो देशों के बीच में। तो अब क्या हुआ है, 1 जनवरी 2026 से यानी कि कल से 1 जनवरी 2026 से ऑस्ट्रेलिया में भारत के सभी सामानों को 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। भारत का कोई भी सामान ऑस्ट्रेलिया में जा सकेगा दोस्तों, उस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई टैरिफ नहीं लगेगा। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। इंडिया की मार्केट ऑस्ट्रेलिया की जो मार्केट है उसको इंडिया के सामान बिल्कुल ईज़िली तरीके से जाएगा, ज़्यादा सामान बिकेगा, ज़्यादा ट्रेड होगा। ट्रेड ज़्यादा होगा तो इकोनॉमी ग्रो करेगी हमारी, हमारे लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है दोस्तों? तो ये इसको बोलते हैं ईसीटीए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट तो सीधा आ जाएगा पेपर में। ईसीटीए रिसेंटली 1 जनवरी 2026 से लागू हुआ है, किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है। इंडिया का सारा सामान ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में बिल्कुल 0% टैक्स के साथ जा पाएगा। ठीक है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया जैसे ही हम क्या है, मतलब पढ़ने का थोड़ा सा ना तरीका ऐसे रखो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का आ गया, मान लो इंडिया और यूएसए का आ गया, कोई भी आर्टिकल आ गया डेली, हम या एक या दो कंट्री के बारे में तो डिस्कस करते ही हैं। तो साथ में उसकी जो स्टैटिक जीके है, मतलब ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड जो भी 10 15 20 फैक्ट हैं उसको तुरंत वहीं रिवाइज कर लो और वहीं नोट्स में लिख लो। जैसे क्या है, ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट है ये सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया। सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है। तो दोस्तों ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं जस्ट आपको रिवाइज करा रहा हूँ। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप कुछ भी आर्टिकल पढ़े तो तुरंत मान लो यूएसए के बारे में पढ़ रहे हो तो उसकी दो चार जो चीज़ें हैं, यूएसए में कौन सा हिल मिलता है, कौन सा मतलब पर्वत मिलता है, कौन सा डेजर्ट है, तो जो 7 8 10 क्वेश्चन होते हैं वही लिख लिया करो। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी चीज़ें, इंटरेस्टिंग भी होंगी और रिवाइज भी होती रहेंगी। हम डिस्कस कर चुके हैं सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया पहले भी ऑस्ट्रेलिया के उसमें, तो एक बार फिर मैंने आपको रिवाइज करा दिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल है रशिया और यूक्रेन के बारे में। आपको पता ही होगा कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, 2 3 साल हो गए। ये रशिया है दोस्तों, ये यूक्रेन है। ये जो एरिया है रशिया ने अनेक्स कर लिया है। जैसे पेपर में क्या आ सकता है, दोन DONETSK, दोनतास्क, लुहांस्क, ये लुहांस्क है। रिसेंटली न्यूज में थे, ये कहाँ पे है? ठीक है ना? देखिए ये दोस्तों क्रीमिया है। ये 2014 में ही रशिया ने यूक्रेन से चुरा लिया था या अनेक्स कर लिया था, हम क्या बोलेंगे, कब्जा कर लिया था क्रीमिया 2014 में। ठीक है दोस्तों? तो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। सर क्यों चल रही है लड़ाई, क्या हुआ, रीजन क्या था? दोस्तों एक नाटो करके ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसका ना मतलब एक आर्टिकल में ये लिखा है, उसके मेंबर कंट्रीज लगभग लगभग 32 हैं। 32 देशों का एक समूह है, उसमें यूएसए ने बनाया था। ये वर्ल्ड वार 2 खत्म हो गई थी 1945 में, उसके बाद बनाया था। क्यों बनाया था? रशिया को काउंटर करने के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक तरफ था यूएसए, एक था यूएसएसआर। वर्ल्ड वार 2 खत्म तो हो गया 1945 में, ठीक है बात, लेकिन कोल्ड वार शुरू हो गया। दुश्मनी फिर भी अंदर ही अंदर, मन ही मन रही। यूएसए ने न्यूक्लियर बम बना लिया था, जापान पे हिरोशिमा और नागासाकी पे यूएसए ने डाल दिए थे। फिर यूएसएसआर भी उस न्यूक्लियर वेपन की होड़ में शुरू हो गया। तो इसने बना दी 20, इसने बना दी 25, इसने बना दी 30, इसने बना दी 40। तो वेपनाइजेशन हो गया, मतलब बहुत ज्यादा न्यूक्लियर वेपन बनाए इन्होंने। भाई मैं तकड़ा हूँ, मैं तकड़ा हूँ। फिर इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनानी शुरू कर दी। यूएसएसआर ने अपने बंदे इकट्ठे करने शुरू कर दिए जो उसके फेवर के देश थे। यूएसए ने, अमेरिका ने अपने शुरू कर दिए। तो यूएसए ने बनाया था उस टाइम नाटो। नाटो बनाया था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और उसमें ये लिखा कि अगर इसमें मान लो अभी 32 देश है, किसी एक भी देश पर किसी भी कंट्री ने अगर अटैक कर दिया तो वो 32 के 32 देशों पर अटैक माना जाएगा।
ये उस एक आर्टिकल में लिख दिया गया। तो अब इस नेटो में यूक्रेन शामिल होना चाहता था। क्यों? क्योंकि 2014 में इसकी एक टेरिटरी थी क्रीमिया, ये रशिया ने छीन ली। तो इसको हमेशा डर था कि यार रशिया कभी ना कभी थप्पड़ मार के फिर और चीजें खरीद मेरी अनेक्स कर लेगा, कब्जा कर लेगा। तो बोला कि उसने सोचा कि नेटो में ज्वाइन हो जाता हूँ, तो 32 देश हैं इसमें, मेरी सारी मदद करेंगे। अगर मेरे ऊपर अटैक हुआ तो सभी 32 देशों पर माना जाएगा अटैक, और उस 32 में से एक यूएसए भी है। तो आप समझ ही सकते हो इस चीज का मतलब। तो इस नेटो में ना शामिल होना चाहता था, ये रशिया को बात मेरे को शामिल करो, ये करो, वो करो। तो इसने अटैक कर दिया इसके ऊपर। ये ऐसे तो मानेगा नहीं, कर दो अटैक। तो हमारे एग्जाम के लिए क्या है सबसे इम्पोर्टेंट? तो रशिया और यूक्रेन की मैं बात बता रहा था अभी। हाँ देखो, अभी क्या हुआ है कि यूक्रेन ने ना रशिया के ऊपर एक ड्रोन छोड़ दिया, मतलब कि वहां पर पुतिन ना उसके आसपास ही था, मतलब पुतिन का जो जैसे अपना राष्ट्रपति भवन है, तो वहीं के आसपास छोड़ दिया। तो रशिया को ये बात अच्छी नहीं लगी। तो रशिया ने क्या किया कि बेलारूस में एक मिसाइल जो न्यूक्लियर कैपेबल है, उसका नाम है ओरेंस्क, ORESHNIK, ओरेंस्क उस मिसाइल का नाम है। इसको बेलारूस में वो कर दिया, तैनात कर दिया। बेलारूस कहाँ पे? ये बेलारूस। रशिया कहाँ है? ये है। तो इधर से कर दिया होगा, और ये यूक्रेन है। तो भाई, और इस जो मिसाइल है जो न्यूक्लियर कैपेबल है, एक साथ कई जगह अटैक करने की क्षमता है इसकी। ये यहाँ भी कर सकती है, ये यहाँ भी कर सकती है, ये यहाँ भी कर सकती है। बेलारूस में अभी की बात है, ये 2-4 दिन पहले की, ठीक है। तो मतलब बस यूक्रेन छेड़ रहा है, रशिया रुक नहीं रहा है। और न्यूक्लियर अगर अटैक हो गया तो आप समझ रहे हो, बहुत मतलब बात आगे बढ़ जाएगी। तो कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं, कुछ स्कॉलर, ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो चुकी है, जो किसी भी एंगल से सही नहीं है इस वर्ल्ड के लिए। तो चलो खैर ठीक है, देखते हैं वक्त कैसे मोड़ लेता है। तो नेटो का हेडक्वार्टर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बेल्जियम में है नेटो, मैंने अभी बताया था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये बेल्जियम इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है दोस्तों। इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकता है, या कोई भी पूछा जा सकता है कोई क्वेश्चन? ये ब्लैक सी है दोस्तों, ब्लैक सी इधर ही है, ठीक है। ये यूक्रेन है, रशिया है, ये क्रीमिया था जो अनेक्स कर लिया था। तो इससे ब्लैक सी की किस किस के साथ सीमा लगती हैं, बाउंड्रीज लगती हैं? तो रशिया के साथ लगती हैं, यूक्रेन के साथ लगती है, रोमानिया के साथ लगती है, बुल्गारिया के साथ लगती है, टर्की के साथ लगती है, जॉर्जिया के साथ लगती है। तो इन देशों के नाम लिखो कि बाउंड्रीज ब्लैक सी के साथ लगती हैं। लिखो, या मैं कह रहा हूँ कि एक बार वर्ल्ड मैप आपके पास होगा तो आप वहां पर डार्क कर लीजिए। रशिया और यूक्रेन तो आपको याद ही रहेंगे सीधे सीधे, रशिया और यूक्रेन तो याद ही रहेंगे, क्योंकि आपस में लड़ाई चल रही है इनकी। तो ये ब्लैक सी इनके वो है। एक है नाम टर्की, एक है जॉर्जिया, एक है रोमानिया, एक है बुल्गारिया। तो ये 3-4-5 देश और हैं। तो तो ऐसे भी कर सकते हो, रोमा रूस के, रूस का मतलब समझे, रूट के मतलब हरियाणा में बोलते हैं रूसना, रूसना रूट के यूक्रेन चली गई, रोमा रूस के यूक्रेन चली गई। क्यों रूस गई वो? क्योंकि उसके बुल, पंजाबी में बुल को बोलते हैं होठ, क्योंकि उसके बुल सूज गए थे, उसके बुल सूज गए थे। तो वो रूस के बोले मैं तो यूक्रेन में जाऊंगी, वहां पर अपने होठ ठीक करा के लेके आऊंगी। बस ऐसी कुछ भी बना सकते हो आप। रोमा के बुल सूज गए, इसलिए वो रूस के यूक्रेन में चली गई। तो ये 4 तो हो गए इस साइड के कवर। एक बस जॉर्जिया रह गया, एक टर्की रह गया, इधर से बना लेना कुछ कुछ। तो फिर ऐसे कर सकते हो, टर्की का रोमा रूस के यूक्रेन चली गई क्योंकि उसके बॉल सूज गए थे, और वहां उसको की मिल गई, की मतलब चाबी, की मिल गई, की बुल ठीक करने की। अरे माँ की लड़की होगी कि में भी होगी, वजह होगी उसके ओट सूज गए, बुल सूख गए, तो उसको वहां पर की मिल गई, तो जिससे वो ठीक हो गई। ठीक है, थोड़ी सी ट्रिक बनानी पड़ती है दोस्तों, याद रखने के लिए, लंबे टाइम तक याद रहती है। नेक्स्ट आर्टिकल प्रगति के बारे में है। प्रगति डायरेक्ट आ जाएगा, प्रगति किससे रिलेटेड है, इसकी फुल फॉर्म में ये सब कुछ, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है ना। प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव गवर्नेंस, जी से जब गवर्नेंस क्या है कि दोस्तों बहुत सारी स्कीमें चलाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, बहुत सारी। तो उनको मॉनिटर करने के लिए कौन सी स्कीम में कितना फंड गया, कितना पैसा लग गया, कितना उस पर काम हुआ,
इस सबको मॉनिटरिंग करने के लिए प्रगति नाम का एक पोर्टल बनाया गया है। उस पे टाइम टू टाइम मीटिंग होती रहती हैं। पीएम मॉक एंटर आता है डायरेक्ट ये, तो पीएम साहब भी देखते रहते हैं। स्टेट के जो चीफ सेक्रेटरीज हैं उनको मीटिंग में बुलाया जाता है, बताओ भाई कितना काम हो गया। जो हमारे यूनियन गवर्नमेंट के सेक्रेटरी हैं, गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, उनसे पूछा जाता है। तो बस ये है कि एक पोर्टल है जिसपे जितनी भी स्कीम है भाई सही से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये चेक किया जाता है। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, मतलब टाइम से इम्प्लीमेंट हो रही हैं कि चीजें नहीं हो रही हैं उस स्कीम का। बस ये याद रखना, आपकी उसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, वो किससे रिलेटेड है, गुड गवर्नेंस से रिलेटेड है। और अभी गुड गवर्नेंस डे बना था, कब बना था, 25 दिसंबर को, ठीक है। कोल्लूरू लेक, कोल्लूरू लेक कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। अभी एक आर्टिकल आया था कि वहां पर एक टाइप की फिश पाई जाती है जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है वर्ल्ड में। हमारे लिए वो आर्टिकल जरूरी नहीं है, ये बस ये इंपॉर्टेंट है कि कोल्लूरू लेक है, कहाँ पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है जस्टिस मिशन 2025। जस्टिस मिशन 2025 किन के दो, रिसेंटली इन द न्यूज था, किन दो देशों के बीच में है, सीधा से यही आएगा, चाइना और ताइवान। दो देश हैं, बहुत लोगों को पता होगा, चाइना और ताइवान। ये चाइना मेनलैंड चाइना है और ये ताइवान है, आइलैंड कंट्री एक टाइप का। तो ये बीच में समुद्र है। तो यहाँ पर एक ये बीच में एक आइलैंड और है, पिंगटन आइलैंड, ये चाइना के अंडर आता है, पिंगटन आइलैंड। और यहाँ पर वो अपनी मिसाइल मुसाइल रख लेता है, अपने सामान रख लेता है, ये बिल्कुल ताइवान के पास में है। मेनलैंड चाइना तो थोड़ा दूर हो जाता है, बीच में ये एक आइलैंड है, उसका नाम है पिंगटन आइलैंड। इसका यूज करता है ताइवान के अगेंस्ट। ये आपस में इनका रोड़ा है तो एक ही। चाइना बोलता है कि ताइवान मेरा पार्ट है, ताइवान बोलता है कि मैं अलग हूँ। इनकी स्टोरी अलग है, लेकिन ये समझ लो चाइना ताइवान की आपस में राइवलरी चलती रहती है। ये ताइवान तो एक छोटा सा आइलैंड है, चाइना तो बहुत मेन वो है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 7 कॉन्टिनेंट। हमारे आपको पता होगा टोटल कॉन्टिनेंट कितने हैं, 7 हैं। अभी न्यूज में आया कि कोई एक कॉन्टिनेंट की जो सबसे ऊंची चोटी है उस पर चढ़ के आया है। कोई भी एक बंदा है, वो अभी किलिमंजारो पे चढ़ के आ गया, कोई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के आ गया, ठीक है ना। उस बंदे का नाम, ये पहली वुमेन है, ये पहला मैन है, ये इसने इतनी उम्र में ये कर लिया, फतेह कर लिया। तो हमारे एग्जाम के लिए इतना रेलिवेंट नहीं है वो। तो हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है कि 7 के 7 कॉन्टिनेंट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो बताओ। एशिया की माउंट एवरेस्ट है, कहाँ है माउंट एवरेस्ट, नेपाल में है, 8,850 एंड स्टिल गोइंग ऑन। 8,850 हाइट है, लेकिन ये बढ़ रही है अभी भी। आपको पता है ना, हिमालय अभी भी ऊंचा बढ़ रहा है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकरा रही हैं दोस्तों। उनके टकराने से हिमालय पर्वत का जन्म हुआ है और वो उनकी हाइट अभी भी बढ़ रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये सब चीजें का आइडिया होगा ज्योग्राफी में। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, कोसियुस्को, ये लिखने हैं दोस्तों आपको, कोसियुस्को, कोसियुस्को। नॉर्थ अमेरिका में डेनाली, डेनाली कहाँ पे है, अमेरिका में है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है दोस्तों, यूएसए में डेनाली ऊंची सबसे ऊंची चोटी है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ, एकांकागुआ अर्जेंटीना में है। साउथ अर्जेंटीना कहाँ पाया जाता है, साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका का एक दूसरा देश का नाम बताओ, पता है क्या, कोई सा बता दो, पेरू, चिल्ली, ब्राजील। साउथ अमेरिका के देश के नाम दोस्तों ये। तो वहां सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एकांकागुआ। अफ्रीका में किलिमंजारो, तंजानिया में, ये तो काफी बार आया पेपर में। किलिमंजारो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी है और ये तंजानिया देश में है। यूरोप में कौन सी है, एल्ब्रस, रशिया में एल्ब्रस। अंटार्कटिका विंसन, ये इन बंदों के नाम है सब, मतलब ये विंसन हो गया, जैसे ये कोई बंदा था पहला गया, वो उसके नाम पे रख दी। तो विंसन, एल्ब्रस, किलिमंजारो, एकांकागुआ, डेनाली, कोसियुस्को, ठीक है। माउंट एवरेस्ट तो सभी को पता ही अपने, इसकी हाइट है 8,850। ठीक है दोस्तों, ये नेक्स्ट आर्टिकल पे पढ़ रहे हैं हम। ये सब जो बताई मैंने ऊंची चोटी, ये लिख लेना और उसका अच्छे से नोट्स बना लेना और रिवाइज करना, 2-4 बार रिवाइज करो तब जाके सेट होंगे दिमाग में ये। अगला आर्टिकल आया दोस्तों कि बिहार की जो गवर्नमेंट है उसने ना कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बिहार में,
तो एक प्रस्ताव लिख के भेजा है एनटीसीए को, एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को लिखा है कि कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व का दर्जा दीजिए आप। भाई इसको टाइगर रिजर्व बनाओ, इसका दर्जा दो। बिहार गवर्नमेंट ने ऐसी रिक्वेस्ट की है, एनटीसीए को प्रस्ताव लिखा है। अब एनटीसीए देखेगा कि क्या वो टाइगर रिजर्व की जितनी भी कंडीशन है सबको फुलफिल कर पा रही है, नहीं कर पा रही, तो फिर उसका बाद बना देंगे। मेरे हिसाब से तभी कोई गवर्नमेंट लिखती है जब उसकी सारी फुलफिल हो रही हो, ठीक है ना। तो कैमूर अगला टाइगर रिजर्व बन जाएगा दोस्तों, जो बिहार में पाया जाता है। बिहार में और भी टाइगर रिजर्व है क्या ऑलरेडी? जी है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वहीं पे है। एनटीसी के बारे में बताओ सर। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2005 में बनी थी, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन स्टैटिक में आता है, कभी ना कभी फंस जाएगा। 2005 में, ठीक है। WPA 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसको तो बस इसको मत बोलिए WPA 1972 को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइगर रिजर्व, आप ये बताइए फर्स्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? मैं काफी बार बता चुका हूँ, फर्स्ट टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। और ये WPA 1972 आया था 1973 में, अगले ही साल टाइगर रिजर्व तो टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया, टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया 1973 में। कहां पे शुरू किया गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि हमारा पहला टाइगर रिजर्व है, सॉरी पहला नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहला नेशनल पार्क है दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहला नेशनल पार्क है। और प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था 1973 में चलाया था। 1972 में ये एक्ट आया था, 1972 में ये एक्ट आया था दोस्तों, देखो दोबारा सुनो। WPA 1972 एक्ट आया था, 1973 में क्या चलाया था? प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था। और ये कहाँ पे चलाया था? फर्स्ट नेशनल पार्क में। और जिम कॉर्बेट जो कि उत्तराखंड में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। ऐसे कोरिलेट करके चीजें याद रखनी चाहिए आपको। कैमूर अगला टाइगर रिजर्व हो सकता है, अभी हुआ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है गुयाना का, ये कहाँ पाया जाता है? ये अफ्रीका का है, अफ्रीका में। अफ्रीका देखो, ये है वेस्ट अफ्रीका और ये है गुयाना, GUINEA, ठीक है, वेस्ट अफ्रीका में। इसी क्या खास बात है भाई? मेरे को भी आज ही पता चला। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट बॉक्साइट रिजर्व यही है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा रिजर्व है छोटे से देश में, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ आए होंगे। मैंने जितने भी आज के इंपोर्टेंट आर्टिकल थे वो लिखे हैं। और दोस्तों मेरा ना ऐसा है पढ़ाने का तरीका कि जो इम्पोर्टेंट नेशनल न्यूज़ हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, मैं वही लेके आता हूँ और उससे रिलेटेड जो भी स्ट्रैटेजी के है उसको रख लेता हूँ। अगर मेरे को काम की नहीं लगती मैं उसको डिलीट कर देता हूँ, कोई मतलब नहीं है उसका पढ़ने का। जैसे गुयाना के बारे में कोई आर्टिकल आया था तो मेरे को नहीं लगा उतना, लेकिन इसकी अच्छी बात यही लगी कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट बुकसाइट रिजर्व यही है, ठीक है ना दोस्तों। अब ये आया था कि भाई उस चोटी पे वो चला गया, मेरे को नहीं इंपोर्टेंट लगा वो, सिंपल सी बात है। जो मेरे को, मैं आपके माइंड में फैक्ट नहीं डालना चाहता बिना बिना बात के। तो मेरे को ये इंपोर्टेंट लगा कि एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया की कौन सी है, नॉर्थ अमेरिका की कौन सी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीजें समझ आ रही होंगी। मैं कहना क्या चाहता हूँ, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, क्या एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, हमारा मेन मकसद है कि एग्जाम को क्लियर हो करना, ठीक है ना। फैक्ट्स तो चैट जीपीटी 1 मिनट में बता देता है सारे फैक्ट्स, ठीक है दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आया हो। प्रदीप की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए, आप अच्छे से पढ़िए, चैनल आपको मदद करेगा हर एग्जाम के लिए। थैंक यू।